हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म यानी लो थायरॉयडिज्म की बीमारी के बारे में। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं। ये है तो एक कॉमन बीमारी, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में। आज इन सारे मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे और इन्हें बस्ट करने का प्रयास करेंगे। हर एक मिथ का आपको सही जवाब या सही आंसर देने का प्रयास करेंगे, ताकि इस बीमारी के बारे में कोई अवधारणा ना रहे और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन पाए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक में हर एक मिथ के साथ साथ हम उसका जवाब देते चलेंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला लोगों के मन में अवधारणा आती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी खाली उम्र दराज लोगों की बीमारी है। ये यंग लोगों को यूजली नहीं होती है, पर हाइपोथायरॉयडिज्म के कई तरह के कारण होते हैं। ये बीमारी की कई इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है जो यंग एज में भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए ये सोचना कि खाली ये उम्र दराज लोगों की बीमारी है, ऐसा गलत है। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका प्रेवलेंस उम्र के साथ बढ़ता है। कुछ टाइप्स के हाइपोथायरॉयडिज्म है जिनका प्रेवलेंस एज के साथ बढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस यंग एज में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों की बीमारी है या सिर्फ एज रिलेटेड बीमारी है। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और अलग अलग फैक्टर का अपना एज प्रोफाइल होता है। इसके अलावा अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ तभी होगा जब आपके परिवार में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है। ये भी सोचना गलत है, क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो तो उससे थोड़ा रिस्क तो ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इसमें कुछ तरह के बीमारी के टाइप्स जो हैं, कुछ एंटीबॉडी रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो फैमिली में थोड़ा कॉमन ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर इसके केसेस स्पोरैडिक यानी बिना फैमिली हिस्ट्री वाले होते हैं। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री का होना इस बीमारी में ज़रूरी नहीं है। इसका प्रेवलेंस हाँ फैमिली में कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब वजन हमेशा बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे हो सकता है, इसका तो वजन नॉर्मल है, ये तो दुबला पतला, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे हो सकता है। ये भी सोचना गलत है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से लोगों का फ्लूइड रिटेंशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वजन लोगों का बढ़ता है। लेकिन हर हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट ओवरवेट नहीं होगा। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारे तरह के हाइपोथायरॉयडिज्म, इनफैक्ट क्लिनिकली बहुत सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, लेकिन वो अंडरवेट या नॉर्मल बॉडी वेट हो सकते हैं। इसलिए वेट उसमें एक क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या जिसके बिना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन हर पेशेंट में हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि ये एक रेयर बीमारी है, बहुत कम लोगों को होती है। बेसिकली होता ये कि क्योंकि थायराइड के टेस्ट ज़्यादातर स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार ये मिस हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा केस में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म या बॉर्डरलाइन हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस मिस हो जाते हैं। ये एक्चुअल में बीमारी कई गुना ज़्यादा कॉमन है जितना ये कंपेरेटिवली डिटेक्ट होती है। बेसिकली ये टेस्ट उतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होने की वजह से बहुत सारे केसेस मिस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ का भी ऐसा है, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का क्योंकि जाँच नहीं कराते इसलिए वो मिस हो जाती है। अब अगर आप हर व्यक्ति का जांच करना चालू करो तो बहुत सारे केसेस ऐसे निकलेंगे जिनको बॉर्डरलाइन प्री डायबिटिक या डायबिटिक होगा और उनको अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। वैसे ही थायराइडिज्म का भी यही है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि टीएसएच का और थायराइड के टेस्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट भी है। ब्लड शुगर का ज़्यादातर टेस्ट कई जगह पे 50 रुपये में भी हो जाता है। थायराइड का टेस्ट में यूजली 800-1000 रुपये लगता है। लोग कराना भी नहीं चाहते हैं, बार बार लोग कई बार इसको नहीं कराना चाहते, अवॉइड करते हैं, खासकर अगर किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं हो। इसलिए ज़्यादातर केस में डॉक्टर्स वहीं पे एडवाइस करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का टेस्ट जहाँ क्लियर कट कोई सिम्टम्स अवेलेबल हो। यही कारण है कि बहुत सारे केसेस जिनको थोड़ा बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या ज़्यादा क्लियर कट सिम्टम्स नहीं होते वो मिस हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ये टेस्ट एडवाइस तब करते हैं जो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इस पर हमने अलग से वीडियो किया है, वो फीचर्स को चेकआउट करिए। पर ज़्यादातर डॉक्टर्स भी ये टेस्ट तभी ऑर्डर करते हैं जब इसके बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो, जो कि ज़्यादातर एडवांस डिजीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि बॉर्डरलाइन हाइपोथायरॉयडिज्म के बहुत सारे केसेस मिस हो जाते हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि यदि एक बार आपने थायराइड की दवा चालू कर दी तो बीमारी ठीक हो जाती है, बाद में आप दवा को बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि बहुत सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जिंदगी भर दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, और जहां आप थायराइड की दवा बंद करते हो फिर से हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट चला जाता है, फिर से सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, फिर से TSH लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट 80 to 90% केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम क्यूरेबल नहीं, कंट्रोलेबल है। दवा से आप इसे मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि दवा चालू करते बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इसका कोई शॉर्ट कोर्स सिस्टम नहीं होता। ज़्यादातर इस बीमारी में दवा लाइफ टाइम चलती है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ है, लोगों को लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म खाली थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है और इसका कोई और बाकी शरीर पर इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ गला फूल जाएगा, यही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, हार्ट के करंट कंडक्शन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मसल के सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम्स को, इवन ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे ग्लैंड्स और बहुत सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है जिसके बिना व्यक्ति का काम बिल्कुल नहीं चलता है। इसलिए थायराइड हार्मोन का कमी होना सिर्फ थायराइड को अफेक्ट नहीं करता, पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। इसका मल्टी सिस्टम अफेक्ट होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो थायराइड हार्मोन के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि आप पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पे थायराइडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं। लोग बोलते हैं टेस्ट क्यों करा रहे हैं, इसका कोई सिम्टम ही नहीं है पेशेंट को। बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म, इनफैक्ट कई बार सीवियर हाइपोथायराइडिज्म वाले केसेस में भी पेशेंट को कोई लक्षण ना हो, ऐसा हो सकता है, या थोड़ा बहुत लक्षण हो जो कि हम किसी और प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज करें, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए किसी को ड्राई स्किन है, या कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है या ज़्यादा लेथार्जिक है, हम उसे क्रॉनिक फटीग से लेके ड्राई स्किन की प्रॉब्लम या कोई स्किन की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का हृदय की गति कम है तो वो भी कोई कारण से हो सकता है। किसी व्यक्ति का अगर शरीर में कंजेशन या हो रहा है या पानी भर रहा है, वो भी हार्ट फेलियर है, बहुत सारी बीमारी में हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स हर पेशेंट में मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हर पेशेंट जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको फीचर्स मिल ही जाएंगे और क्लियर कट फीचर्स मिलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे केस मिस हो जाते हैं। यही कारण है कि सिम्टम्स के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। ज़्यादातर केस में आपको कई बार बिना सिम्टम्स के या बहुत कम सिम्टम्स पे या थोड़ा भी डाउट होने पर जांच कराना चाहिए। अगर आप रेगुलरली इसका जांच कराते हैं या एटलीस्ट 2-4 साल 5 साल में जांच कराते रहते हैं तो बहुत सारे केसेस जो है, जो बाकी क्लियर कट हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो पिकअप हो सकते हैं और ट्रीटमेंट करने से उनको सिग्निफिकेंट फायदा भी मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिए वो दूसरा ट्रीटमेंट करा रहे थे, वो ट्रीटमेंट जब थायराइड का करेक्शन होता है तो उनको नहीं कराना पड़ता है, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स बच जाता है। इसके अलावा लोगों को लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर हर बीमारी सेम होती है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। थायराइड लेवल्स कम है, थायराइड दिया ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स और कारण होते हैं। कई लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन कमी की वजह से होता है, किसी को एंटीबॉडी की वजह से हो सकता है, किसी को रेडिएशन की वजह से हो सकता है, किसी को मेडिसिन की वजह से हो सकता है। हर तरह के कारण के हिसाब से बीमारी का ओवरऑल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चांसेस, लॉन्ग टर्म ठीक या खराब होने के चांसेस, ठीक होने और खराब होने की गति, सब कुछ डिपेंड करती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म अलग अलग कारणों से भले जो भी होता है, सब में क्लिनिकल फीचर्स हो सकता है 19-20 एक ही जैसे मिले, लेकिन सबके कारणों के बेसिस पर डिसाइड होता है कि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या ठीक या खराब होने का चांसेस कैसा है। इसलिए सारे हाइपोथायरॉयडिज्म केस एक नहीं होते हैं, सबके ओवरऑल फीचर्स और लॉन्ग टर्म इश्यूज अलग होते हैं। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि थायराइड हार्मोन की कमी अगर है, कुछ नेचुरल रेमेडीज अगर आप लेते हो तो उससे उसकी कमी पूरी हो जाती है और उसमें कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत डाइटरी सप्लीमेंट आपने ले लिया तो काम चल जाएगा, लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। थायराइड हार्मोन की बहुत सारे फंक्शंस हैं, और यदि थायराइड हार्मोन की कमी है तो वहाँ थायराइड हार्मोन ही लगेगा, सिर्फ उसी से काम चल पाएगा। उसके बदले आप कोई भी डाइटरी चेंज कर ले, कोई नेचुरल टोना टोटका कर ले या कोई हर्बल रेमेडी कर ले, उससे थोड़ा बहुत सिम्टम जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी और लंबे समय में बीमारी आपको परेशान करती रहेगी। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ जिसके बारे में आज बात करेंगे वो ये है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक सीरियस बीमारी नहीं है, ये अगर थोड़ा बहुत है भी तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को इनफर्टिलिटी हो सकता है, कोई पेशेंट मिक्सिडीमा की वजह से कोमा में भी जा सकता है, जो एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जान बचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म एक सीरियस बीमारी है। यदि बहुत सीवियर है तो माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म को आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से इग्नोर करना भी गलत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बढ़ के समस्या बड़ी कर सकता है। इसीलिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, बार बार जांच करानी चाहिए, और यदि उसको यदि प्रॉब्लम है तो उसका टाइम ट्रीटमेंट करना चाहिए। इग्नोर करने से आगे जाके समस्याएं हो सकती है, परमानेंट डैमेज काफ़ी सिस्टम्स को हो सकता है, जिससे बाद में रिकवर करना मुश्किल भी हो सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाएं
हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म पे हमने और भी बहुत सारे टॉपिक किए, हाइपरथायरॉयडिज्म पे बहुत सारे टॉपिक्स, इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा